मेसन और उसकी वाइफ एमेलिया जो एक प्राइवेट जेट में बैठकर एक इम्पोर्टेंट शादी अटेंड करने जा रहे थे। ये शादी बहुत ज़्यादा बड़ी थी जिसमें बहुत अमीर लोग अटेंड करने गए थे। अब जब वो दोनों वेन्यू पर पहुंचते हैं तो उस आलीशान पार्टी में पहुंचने के बाद वो खाना खाते हैं। कुछ देर के बाद जब बाकी लोगों से वो बात करते हैं तो वहां पर मौजूद था उनमें से एक शख्स जिसका नाम था पेजन, जो कि बहुत अमीर इंसान था। मेसन ने उसको बताया कि उसको गाड़ी का बहुत शौक है और उसने कई गाड़ियां खरीदी हैं, कई महंगी गाड़ी का कलेक्शन उसके पास है। ये सुनने के बाद पेजेंट बहुत खुश होता है क्योंकि उसे भी गाड़ी को कलेक्शन का शौक था। उसके गैरेज में कई सारी एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ी रखी हुई थी। उसके पास मेसन से भी कई ज्यादा गाड़ियां थी। उसके बाद वो मेसन और एमिलिया को अपने घर के गैरेज में ले जाता है जहां पर एक लग्जरी गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। सारे के सारे फंक्शन एडवांस थे और गाड़ी को देखने के बाद मेसन और एमिलिया बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक बार इस गाड़ी में बैठना चाहते थे। इसलिए वो पेजेंट की परमिशन लेते हैं और बाद में मेशन और एमिलिया उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और गाड़ी के अंदर बैठने के साथ ही एमिलिया अपनी दोस्त लिंक को एक सिग्नल देती है जो कि हैकर थी। अब सिग्नल मिलते ही लिंक ने उस गैरेज में जितनी भी लाइट थी सबको बंद कर दिया और उसके बाद गैरेज की सारी लाइट जब बंद हो गई तो मेसन ने जिन क्रिमिनल को कुछ पैसा दिया था पहले वो वहां जाते हैं और पेजेंट पर हमला करके उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो जमीन पर गिर जाता है उसके बाद उसी टाइम मेशन और एमिलिया उस गाड़ी में ऑलरेडी बैठे हुए थे। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद स्टोरी में पता चलता है कि मेशन और एमिलिया एक प्रोफेशनल चोर थे और वो इस मकसद से उस लग्जरी पार्टी में गए थे कि प्लान के अकॉर्डिंग उनको वहां पर मौजूद लग्जरी कार को चुराना था। तो प्लानिंग के बाद वो हो चुके थे सक्सेस। उस लग्जरी कार को वहां से ले जाने के बाद उन्होंने एक अड्डे पर उस महंगी गाड़ी को ट्रक में रखवा दिया और उस गाड़ी को एक्सपोर्ट करने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद वो देश छोड़ने की तैयारी करने लग गए, लेकिन इससे पहले कि वो कंट्री से बाहर निकल पाते एफबीआई की टीम उनको चेज करने लग गई। अब ये बात मेशन को काफी अजीब लगी। वो हैरान था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि एफबीआई को उनके प्लान और लोकेशन के बारे में पता कैसे चल गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे पता चल गया कि आखिर मामला है क्या। एमिलिया कोई प्रोफेशनल चोर नहीं बल्कि एफबीआई ऑफिसर थी और इसी वजह से उसने मेशन से शादी की थी ताकि उसने जितनी भी चोरियां की हैं वो उसके खिलाफ सबूत जुटा सके और उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सके। तो पहले मेशन उस लग्जरी कार को चोरी करने में कामयाब हुआ, लेकिन बाद में एमिली भी एफबीआई का जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग वो भी उनके लिए सही हुआ और बाद में मेशन को अरेस्ट कर लिया गया। ये पता चलते ही कि एमिलिया एफबीआई एजेंट है, मेशन को काफी दुख होता है, लेकिन उसके बाद में किसी तरह से वो अपने बाकी क्रिमिनल साथी को प्लान बी के बारे में बताता है। ये ऑर्डर मिलने के बाद उसके बाकी क्रिमिनल साथी ने जितनी भी गाड़ियां चुराई थी वो नदी में फेंक दी। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि उसके क्रिमिनल गैंग में और कौन कौन शामिल है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो यही कह रहा था कि उसने अकेले ही गाड़ी चुराने की प्लानिंग बनाई थी, वो अकेला ही जिम्मेदार है उस रॉबरी का। तो बाकी रॉबर के पास गाड़ी तो रही नहीं, लेकिन बाकी क्रिमिनल अरेस्ट होने से जरूर बच गए। उसके बाद मेशन को जेल भेज दिया जाता है जहां वो कुछ वक्त तक जेल में रहा, लेकिन फाइनली जब उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया तो 3 महीने के बाद पैरोल पर उसे कुछ टाइम के लिए बाहर आने की परमिशन दी गई। इसी दौरान कुछ दिन थे वो आजादी की जिंदगी जीता रहा। एक शहर में बिना क्राइम करे वो शांति से रह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक बार और गलती की तो फिर उसको और भी कई दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। एक बार मेशन का भाई शॉन उसको बताता है कि वो एक बैंक में चोरी करने वाला है और वो चाहता है कि इस बैंक रॉबरी में वो शामिल हो जाए। और वो उसको बताया कि आखिर किस तरीके से वो प्लानिंग बनाए जिससे पहली बार में ही वो बैंक से ज्यादा कैश चुराए और बाहर निकल जाए। इस पर मेशन कहता है कि अब वो कोई क्राइम करना नहीं चाहता, अब उसके पास पैरोल के भी जितने भी दिन हैं वो कोई भी क्राइम नहीं करने वाला। तो शॉन ने उसे खूब रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेशन नहीं माना। उसने चोरी करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद शॉन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने एक फोन नंबर मेशन को दिया, अगर बाद में वो इस रॉबरी में शामिल होना चाहे तो उसको एक बार फोन जरूर करे। अब मेशन 3 दिनों तक वहीं पर रहा। अभी भी उसने जो डिसाइड किया था वो चेंज नहीं किया, लेकिन अब उसके पास लिंक का कॉल आता है तो उसको वो बताती है कि तुम एक जगह पर आने के लिए इतना लेट क्यों हो रहे हो। इस पर मेशन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो पहले ही शॉन से इस रॉबरी की प्लानिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो वो उसको कॉल करके ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन उसको भी अंदाजा हो जाता है कि शॉन ने बाकी क्रिमिनल साथी को ये कहा होगा कि मेशन भी इस बैंक रॉबरी प्लानिंग के लिए तैयार है, जिससे पहले तो मेशन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार इस सिचुएशन में वो सोचता है और शॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद उस बैंक में जहां शॉन को रॉबरी करनी थी उस बैंक से कुछ ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट था जिसमें शॉन बैठा हुआ था और वहां बैठकर वो कॉफी पी रहा था। उसे पता था कि इस बैंक का मैनेजर दिन के किस टाइम उस रेस्टोरेंट में जाता है वहां कॉफी पीने के लिए, और जैसे इस बैंक का मैनेजर वहां पहुंचता है शॉन उसको गन पॉइंट पर डरा धमकाकर
उस मैनेजर को बैंक के अंदर ले जाने लगा। लेकिन तभी वहां पर मेशन आ जाता है और शॉन को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ये प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं है, इससे सभी को खतरा हो सकता है और सबके सब पकड़े जा सकते हैं। फिर शॉन कहता है कि इन्होंने प्लान डिसाइड कर लिया है और उसके बाकी जो क्रिमिनल हैं वो बैंक के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अब ये प्लानिंग कैंसिल नहीं की जा सकती। उसके बाद वो बैंक का मैनेजर शॉन और मेशन बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। बैंक के अंदर सारे रॉबर ऑलरेडी कस्टमर बनकर बैंक में पहुंच चुके थे। उसके बाद शॉन मैनेजर को लेकर उस बैंक की दूसरी जगह पहुंचता है और एक गेट खोलने के लिए उससे बोलता है। वहां एक सिक्योरिटी लॉक था। उस बैंक के मैनेजर को एक कोड एंटर करना था, लेकिन मैनेजर ने चालाकी से उस बैंक का सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट कर दिया। पूरे बैंक में खलबली मच गई, कस्टमर डर गए थे। बैंक से कुछ सिक्योरिटी गार्ड को पता चला तो उन्होंने रॉबरी टीम पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि मिशन की क्रिमिनल टीम ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड को घायल कर दिया और बाकी जो गार्ड थे उनको बंधक बना लिया। उसके बाद जितने भी बैंक में कस्टमर और एम्प्लॉय थे उन सभी को बंधक बनाया गया। बाद में मिशन शॉन से पूछता है कि आखिर उसकी रॉबरी प्लानिंग है क्या। तब शॉन उसको बताता है कि वो एक लॉकर की तलाश में है जो उस बैंक के वॉल्ट रूम में मौजूद है और वो लॉकर रूम में एक हार्ड ड्राइव रखी हुई है जिसके अंदर कई मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। उसके बाद मिशन प्लान समझने के बाद उस बैंक मैनेजर को एक वॉल्ट रूम में ले जाता है जहां पर वो हार्ड ड्राइव रखी हुई थी। मिशन उस लॉकर के रूम को खोलने के लिए मैनेजर से बोलता है। अब उस लॉकर की दो चाबी थी, एक चाबी थी बैंक के मैनेजर के पास और दूसरी चाबी थी उस लॉकर के ओनर इजाबेल के पास। और ये लॉकर तभी ओपन हो सकता था जब वो दोनों चाबी से उस लॉकर को ओपन करने की कोशिश की जाए। अब जैसे ही ये मिशन को पता चलता है तो वो शॉन को डांटने लगता है कि उसे पहले से ही पता ही नहीं था कि इस लॉकर को खोलने के लिए एक दूसरी चाबी भी चाहिए। इसके बावजूद भी वो अपने क्रिमिनल गैंग को लेकर बैंक में पहुंच गया। अब मिशन यहाँ सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो एक चाबी से तो लॉकर बॉक्स खुलने वाला नहीं था और अगर गलत चाबी से उस लॉकर बॉक्स को ओपन करने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि उसके बाद उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड भी एंटर करना पड़ जाए। यानी कि अब किसी तरीके से सबसे पहले उनको उस लॉकर बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, तभी वो हार्ड ड्राइव को ले पाएंगे। उसके बाद मेंशन ने लिंक को कॉल किया और उससे बोला कि वो उस लॉकर को हैक करे और वहां की सिक्योरिटी को बाईपास करके उस लॉकर को खोल दे। क्योंकि लिंक हैकिंग में काफी माहिर थी, पहले भी उसने कई बार कई कंप्यूटर और सिक्योरिटी पासवर्ड को हैक किया था, तो उम्मीद यही थी कि काम बन जाए और वो लॉकर सिक्योरिटी को हैक कर ले। कुछ टाइम के बाद लिंक ने उस लॉकर बॉक्स को हैक करने की कोशिश की और फाइनली उसने हैक करके उस लॉकर बॉक्स को ओपन कर दिया। लेकिन जब मेशन ने लॉकर बॉक्स के अंदर चेक किया तो वहां पर हार्ड ड्राइव नहीं थी जो उनको हासिल करनी थी। पता चला वो हार्ड ड्राइव तो किसी और बॉक्स में थी और वो बॉक्स कहाँ पर है ये तो खुद मैनेजर को भी पता नहीं। उसके बाद मिशन ने शॉन को बहुत डांटा उसकी खराब प्लानिंग पर, क्योंकि इस प्लानिंग पर काम करने से पहले उसे सब कुछ पता लगाना चाहिए था। अब इसी दौरान उस बैंक के बाहर एफबीआई की टीम भी पहुंच चुकी थी और इस टीम की लीडर थी एमेलिया जो मिशन की एक्स वाइफ थी। उसके बाद उसने मिशन और बाकी क्रिमिनल से बात करने की कोशिश की। जब उसने लिंक से बात करके उसे बताया कि वो मिशन से कहे कि वो उससे कांटेक्ट करके उससे बात करे। उसके बाद लिंक ने मिशन को कांटेक्ट करके कहा कि एफबीआई टीम उससे बात करना चाहती है। उसके बाद मिशन शॉन को उस बैंक के मैनेजर पर नजर रखने के लिए कहता है और वहां से लिंक के रूम में चला जाता है जहां पर कॉल के दौरान उसे एमिलिया की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब उसे पता था कि एमिलिया उसकी वाइफ नहीं बल्कि दुश्मन है, एफबीआई ऑफिसर है जो उसको और उसकी टीम को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंची है। उसके बाद मिशन वहां पर सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर वो एमिलिया को कांटेक्ट करके कहता है कि वो और उसकी एफबीआई के बाकी ऑफिसर उस बैंक के बाहर रोड पे ना खड़े रहें, कहीं और चले जाएं, वरना वो बैंक के अंदर सभी कस्टमर को एक एक करके जान से मार देगा। और वो उससे ये भी कहता है कि वो कुछ पिज्जा डिलीवरी बॉक्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम करे और उन पिज्जा बॉक्स को देने के लिए वो खुद बैंक के अंदर जाए। एमिली ने इस बात को मान लिया, लेकिन उसने ये कहा कि इसके बदले में वो बैंक में कम से कम 2 कस्टमर को उस बैंक से रिहा कर देगा। मेशन ने भी उसकी इस डिमांड को मान लिया। अब सबसे पहले मेशन ने बैंक में मौजूद सभी कस्टमर और बैंक एम्प्लॉयज को बैंक के दूसरे फ्लोर पर भेज दिया और वो एमिलिया का वेट करने लगे। कुछ ही देर में एमिलिया खाने पीने का सामान लेकर बैंक के अंदर पहुंचती है। अब मेशन और एमिलिया मिलते हैं, जहां पर कुछ देर बातचीत होने के बाद एमिलिया उससे बोलती है कि वो सरेंडर कर दे और वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। अगर वो पैरोल पर रिहाई के वक्त क्राइम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेशन उसकी बात को नहीं मानता और कुछ टाइम तक बहस होती रहती है और फाइनली मेशन एमिलिया को बैंक से बाहर भेज देता है। उसके बाद मेशन ने खाने पीने का सामान बाकी क्रिमिनल साथी को दिया और जैसे उसने एमिलिया को पहले कहा था, बैंक में मौजूद 2 एम्प्लॉय को उसने बैंक से रिहा कर दिया। लेकिन अभी मेशन को पता नहीं था कि वॉल्ट रूम में जिस जगह पर वो बैंक मैनेजर और शॉन मौजूद थे, उस बैंक मैनेजर ने शॉन पर हमला कर दिया है और पिस्टल छीनकर वहां से भागने लगा। जब मेशन को यह पता चला तो वो उसका पीछा करने लगता है और फाइनली बैंक का मैनेजर भागने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन पकड़ा जाता है।
उसके बाद मेशन उससे पूछता है कि इजाबेल जिसके नाम पर वो लॉकर बॉक्स बैंक में है और वो जो भी कुछ जानता है वो बताए। उसके बाद वो बैंक मैनेजर बोलता है कि इजाबेल देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की बीवी है। एबिल बहुत खतरनाक गैंगस्टर है और वो इतना पावरफुल है कि देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी उसका सपोर्ट करते हैं। और वो हार्ड ड्राइव जो है जिसकी तलाश में वो बैंक में पहुंचे हैं, उस हार्ड ड्राइव के अंदर एबिल और बाकी करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ सबूत मौजूद है। अगर उस हार्ड ड्राइव में मौजूद सबूत कोर्ट में पहुंच गए तो उन करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर को खतरा हो सकता है और उन्हें सजा हो सकती है। अब ये जानने के बावजूद मेशन एक आइडिया सोचता है कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर को ब्लैकमेल करे और बैंक से बाहर निकल जाए। कुछ टाइम के बाद उस बैंक के बाहर एक गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी से एबिल का लॉयर बाहर निकलता है। उसके बाद वो एमिलिया से बोलता है कि अगर कुछ टाइम के बाद तुम्हारे कहने पर बैंक में मौजूद रॉबर्ट्स बाहर नहीं निकले तो यूएस की आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। सबसे पहले तो एमिलिया को समझ नहीं आता कि वो है कौन। कुछ टाइम के बाद कॉल करती है और तब उसे पता चलता है वो शख्स एबिल का लॉयर था जिसका नाम था एलेक्स। वह एमिलिया को ये भी बताता है कि एबिल को देश के कई पावरफुल पॉलिटिशियन का सपोर्ट है और वो चाहकर भी इस केस में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो उसे बताता है कि वो कोशिश करे कि बैंक में मौजूद सभी रॉबर्ट्स वहां से जल्द निकल जाएं, क्योंकि अगर एक बार यूएस आर्मी इस बैंक में पहुंच गई तो सभी क्रिमिनल्स के साथ साथ बैंक में मौजूद कस्टमर और एम्प्लॉय भी मारे जा सकते हैं। और वहीं पर बैंक के अंदर मेशन और उसकी गैंग ने वॉल्ट रूम की दीवार को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इजाबेल का वॉल्ट जिसमें हार्ड ड्राइव रखी हुई है उन्होंने कहीं सीक्रेट जगह पर रखा होगा। लेकिन दीवार तोड़ने के बाद उन्हें दूसरी दीवार भी बनी मिलती है जिसका अंदाजा उन्हें था नहीं। वहीं पर बैंक के बाहर यूएस की आर्मी पहुंच चुकी थी और वो बैंक के अंदर घुसने की प्लानिंग बना रहे थे। अब जल्द से जल्द एमिलिया ने दोबारा मेशन को कॉल किया और उससे कहा कि वो सब लोग बैंक से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर एक बार यूएस आर्मी बैंक के अंदर पहुंच गई तो वो सारे के सारे मारे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेशन आइडिया सोचता है और एमिलिया को बताता है कि वो मीडिया में ये बात लीक कर दे कि यूएस आर्मी बैंक के बाहर पहुंच चुकी है और बैंक में घुसने की तैयारी में है। अगर एक बार मीडिया की टीम वहां पर पहुंच गई तो शायद यूएस आर्मी एक्शन ना ले पाए। एमिलिया ने वैसे ही किया और मीडिया में यह बात लीक कर दी। उसके बाद मीडिया की टीम उस बैंक के बाहर पहुंच जाती है और ये पता चलते ही एफबीआई टीम के हेड को काफी गुस्सा आता है और वो एमिलिया को इस केस से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो खुद बैंक के अंदर कॉल करता है और मिशन को ये बताता है कि वो अगले 15 मिनट में अपने क्रिमिनल साथी के साथ बैंक से बाहर निकल जाए, सरेंडर कर दे, वरना यूएस आर्मी की टीम बैंक के अंदर चली जाएगी और फायरिंग शुरू कर देगी, जिससे उनको और बैंक में मौजूद कस्टमर और एम्प्लॉय की जान को खतरा हो सकता है। अब शॉन को उस जगह का पता लग गया था जहां पर वो लॉकर बॉक्स रखा हुआ था जिसमें हार्ड ड्राइव रखी हुई थी। ये पता चलते ही मेशन ने लिंक से बोला कि तुम उस लॉकर को हैक करो और इस लॉकर के पासवर्ड को बाईपास करके लॉकर को ओपन कर दो। लेकिन लिंक उससे कहती है कि इस लॉकर बॉक्स की सिक्योरिटी काफी हाई है और इस लॉकर को ओपन करने के लिए लगभग 10 मिनट लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगले 8 मिनट में यूएस की आर्मी बैंक में पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर मिशन एक आइडिया सोचता है। वो बैंक में मौजूद कस्टमर और एम्प्लॉय को एक एक करके रिहा करना शुरू करता है। कुछ मिनट में वहां पर सारे एम्प्लॉय और कस्टमर बैंक से बाहर निकल जाते हैं और आखिर में बैंक का मैनेजर भी बैंक से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सभी क्रिमिनल एक एक करके बैंक से बाहर निकलते हैं, सरेंडर करना शुरू करते हैं। अब सभी लोग बैंक से बाहर निकल चुके थे, लेकिन 2 लोग अभी भी बैंक में मौजूद थे, मेशन और लिंक। जैसे ही एफबीआई की टीम के हेड को यह बात पता चली तो उसको काफी गुस्सा आता है। उसने यूएस आर्मी से कहा कि वो बैंक के अंदर चले जाएं और जैसे ही मेंशन को देखें तो उस पर गोली चला दें। ऑर्डर मिलने के बाद यूएस आर्मी कुछ ही मिनट में बैंक के अंदर पहुंच जाती है और जगह जगह पर मेंशन को ढूंढना शुरू किया जाता है। उनको मेंशन मिल जाता है जो कि वॉल्ट रूम के बाहर खड़ा हुआ था और उनका वेट कर रहा था और उसके हाथ में एक बॉम्ब था। अब वो लोग उससे पहले कुछ सोच पाते हैं, कुछ ही देर में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर घायल हो जाते हैं। और इस तरीके से शॉन की खराब प्लानिंग की वजह से न्यूज बनती है कि मेशन को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अभी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। अब इस घटना से लगभग 1 महीने के बाद एमिलिया ने एफबीआई डिपार्टमेंट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो वहां काम नहीं करना चाहती थी जहां पर कई करप्ट ऑफिसर मौजूद है। वहां से रिजाइन करने के बाद एमिलिया छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां पर मिशन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। और बाद में पता चलता है कि मिशन और एमिलिया पहले से ही एक टीम में थे और ये उनकी प्लानिंग थी। और जानबूझकर प्लानिंग बनाने के बाद उन्होंने पेरिस की कार रॉबरी की प्लानिंग को फेल किया था, ताकि एफबीआई को एमिलिया पर यकीन हो सके कि वो झूठ नहीं बोल रही। अगर ऐसा उन्होंने ना किया होता तो एमिलिया, जो कि अभी एफबीआई की टीम में थी, उसको सजा हो सकती थी। और क्योंकि एफबीआई के बाकी ऑफिसर को रॉबरी का पता चल गया था, इसलिए वो एफबीआई की टीम में रहकर किसी तरह मिशन को बचा सकती थी। लेकिन बाकी ऑफिसर को पता ही नहीं था कि एमिलिया उनको बिना खबर किए हुए मिशन की हेल्प कर रही थी।
जब यूएस आर्मी इस बैंक के अंदर दाखिल हुई थी और जब उनको मिशन का पता चल गया था कि वो कहां पर है, उसके बाद मिशन ने उस आर्मी से बातचीत करके कहा कि वो एबिल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता है। और अब ना चाहते हुए भी उनको मिशन की बात माननी पड़ी, क्योंकि इसके पास वो सारे सबूत थे जो हार्ड ड्राइव में मौजूद थे और वो अभी भी मिशन के पास थे। अब जब थोड़ी देर में एलेक्स मिशन से मिलने के लिए बैंक के अंदर पहुंचा तो मिशन ने उसको धमकी देते हुए कहा कि वो तुरंत उसके अकाउंट में $500 मिलियन ट्रांसफर कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे सबूत पब्लिक कर देगा, जो अगर कोर्ट में चले गए, जिससे वो और कई करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर को सजा हो सकती है। और यही नहीं, उसको उसे और उसके टीम मेंबर को एक नई पहचान देनी होगी ताकि वो नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब क्योंकि मजबूरन उसके पास सारे सबूत थे तो एलेक्स ने मिशन की सभी डिमांड को मान लिया और बैंक के अंदर एक फर्जी धमाका किया गया ताकि सभी लोगों को लगे कि मिशन इस धमाके में मर चुका है। और वहीं पर इस इंसिडेंट के बाद मिशन और बाकी उसके क्रिमिनल मेंबर ने क्राइम करना बंद कर दिया और एक नई जगह पर वो रहने लग गए। और जो पैसे मिशन के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे वो पैसे इतने ज्यादा थे कि उनको अगले कई सालों तक कोई भी रॉबरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आखिरी वक्त में मिशन ने अच्छी प्लानिंग बनाकर सारे पैसे भी ले लिए और वहां से वो और बाकी रॉबर्ट्स बचकर बाहर निकल गए। मिशन ने उन बाकी रॉबर्ट्स को भी पैसे दे दिए थे ताकि वो पैसों के लालच में दोबारा क्राइम करना ना शुरू कर दे। सभी रॉबर्ट्स ने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि किसी को उन पर शक ना हो कि अचानक उनके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आ गए और वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन मिशन ने इसको समझा दिया था कि वो एक जगह पर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश ना करें, अलग अलग जगहों पर वो पैसे खर्च करें ताकि किसी को शक ना हो और वो पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी खबर ना कर दें। अगर एक क्रिमिनल पकड़ा गया तो हो सकता है कि उसकी पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम बाकी क्रिमिनल्स तक भी पहुंच जाए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।